नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, गिफ्ट सिटी के बारे में। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी के बारे में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो भाई देखिए, गिफ्ट सिटी रह रह के न्यूज में आती है। सेकेंड फेज ऑफ गिफ्ट सिटी 2015 में शुरू होना था, लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं वो डिले हो गया है। गिफ्ट सिटी को जब गुजरात में अनाउंस किया गया था, जब इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था, तब इसने बोला था कि भाई ये 2020 तक 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। बट अभी तक कहीं ना कहीं केवल 10 या 12,000 नौकरियां ही क्रिएट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं रह रह के ये जो गिफ्ट सिटी है वो न्यूज में आती रहती है। और ये जो गिफ्ट सिटी है, दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी क्या है, अभी के लिए गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या चल रहा है, गिफ्ट सिटी के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, अलग अलग यूनियन बजट्स ने गिफ्ट सिटी को किस प्रकार से प्रमोट किया है, क्या गिफ्ट सिटी सच में इंडिया के लिए अच्छा है, कैसे ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स को फॉलो कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले हम लोग समझते हैं कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है। 2014 से जब से अब तक मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी की, प्रेजेंट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, ये स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से स्मार्ट सिटी है क्या। तो भारत सरकार के हिसाब से स्मार्ट सिटी वो सिटी है जहां पे कुछ फैसिलिटीज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहली फैसिलिटी ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल। तो अगर कहीं किसी शहर में किसी जगह पे बहुत हैवी सिग्नल हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को दूसरे रूट से डाइवर्ट किया दिया जाए, ताकि एक रूट पे ज्यादा ट्रैफिक ना रहे। दूसरा, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो रोडों पे लोगों के 1 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कम चले, और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि मेट्रो, जैसे कि बसेस, ये ज्यादा चले, और ये भी सीएनजी वगैरह पे चले, ठीक है ना। और मेट्रो आपकी रेन्यूएबल एनर्जी से पैदा की हुई इलेक्ट्रिसिटी से चले, ताकि इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्ता रहे, और सब कुछ अच्छा हो, लोगों को अपने खुद के वैसेस 2 व्हीलर, 4 व्हीलर ना निकालने पड़ जाए। फिर क्विक एक्सीडेंट रिलीफ। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि हो ही जाता है, तो ऐसे केसेस में एक कॉल पे मदद पहुंचाई जा सके, सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर करके ये एसेस कर सके कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई चल के मदद की जाए। फिर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कुछ कुछ लंदन के स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसी बात हो रही है, जिसको ऑलरेडी बैंगलोर में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो एक जगह पे क्या ट्रैफिक हो सकता है आगे आने वाले 1-2 घंटे में, इसके बारे में पहले ही लोगों के पास जानकारी पहुंच जाती है, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं। और कहीं ना कहीं भाई बैंगलोर के ट्रैफिक की तो आप बात मत करो, बहुत बुरे हालात हैं। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम भले वहां पे इंप्लीमेंट हो गया है, लेकिन ट्रैफिक के जितने गंदे हालात बैंगलोर में उतने कहीं नहीं है। और फाइनली डाटा सेंटर। डाटा सेंटर क्या बताता है, एक सिटी का पूरा ब्यौरा इस डाटा सेंटर में। तो अगर उस सिटी से रिस्पेक्ट में कुछ भी चीजें सॉल्व करनी है, कोई भी उसके फ्लॉस को ढूंढना है, तो सबसे पहले उसके डाटा सेंटर को खंगाला जाएगा। फिर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, मतलब उस सिटी को चलाने के लिए एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम, जहां पे उस सिटी में होने वाले क्राइम को, उस सिटी के हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को, कोई बीमारी फैल रही है क्या, लोगों को सर्विसेज सही तरीके से पहुंचाई जा रही है कि नहीं, ट्रैफिक सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहा है कि नहीं, लोगों के पास हेल्प पहुंच रही है कि नहीं, इस चीज को इस कंट्रोल सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अगर उस सिटी में किसी ने क्राइम किया है, तो एक फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में उस क्रिमिनल के बायोमेट्रिक्स और उसके फेस के डाटा को स्टोर कर लिया जाएगा, उसके डीएनए को स्टोर कर लिया जाएगा, और उसको देश के बाकी सिटीज को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। बाकी सिटीज में भी स्मार्ट सिटी सिस्टम होना चाहिए उस डाटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि कल की डेट में कहीं पे भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है या कहीं पे भी कोई सस्पेक्ट पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले उस सस्पेक्ट के एंटीसीडेंट्स को चेक किया जाएगा सिस्टम में, और यह पता चल जाएगा कि क्या इस पर्सन ने पहले कोई क्राइम किया है क्या। ऐसा ही एक सिस्टम पेरिस में भी ऑपरेशनल है। समझ गए भाई। और कहीं ना कहीं मान लीजिए इस प्रकार के क्रिमिनल्स किसी एक ऐसे इलाके में घुसे हैं जहां पे ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कैमरा है ना, वो उनके फेस को एसेस करके एक अलर्ट मैसेज भेज देगा पुलिस के पास कि भाई यहाँ पे ये पर्सन है, इसने पहले ये गड़बड़ की है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप देख लो। तो फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ये भी पार्ट है स्मार्ट सिटी का। तो ये तो हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मार्ट सिटी। अब बात करते हैं किसके बारे में, गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी पे जाने से पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलती है। आपको पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का,
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैथ्स की वीडियो मिलेंगी, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए ज्वाइन बटन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वापस आ जाते हैं गिफ्ट सिटी पे। फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये सिटी कहाँ बनाई गई है? तो साबरमती नदी पे बनाई गई है। 12 किलोमीटर दूर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इंडिया की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। समझिए, स्मार्ट सिटी कैसे है ये तो हमने देखा। स्मार्ट सिटी होने के लिए क्या क्या चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा। और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से बहुत कुछ ज्यादा भी है। इसको एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट डेवलप किया गया। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट एक कंप्लीटली वैकेंट साइट पे शुरू हुआ था, बिल्कुल स्क्रैच से इसको बनाना शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि पहले कोई प्रोजेक्ट बन रहा था उसको ही रीडेवलप कर दिया गया, नहीं, बिल्कुल खाली जमीन पे इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया गया। बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है, इसको बुलाया था ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इसको 4-6 लेन स्टेट और नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। एक डबल कॉरिडोर मेट्रो सिस्टम यहाँ पे पहुंचता है जो कि गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद सिटी के अलग अलग भागों से जोड़ता है। गिफ्ट सिटी एक ग्लोबल फाइनेंशियल और आईटी सर्विसेज हब है। आप समझिए, ग्लोबल फाइनेंशियल और आईटी सर्विसेज हब। अभी के लिए अगर आप देखो तो हमारे देश की आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? अगर एक सिटी आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे बैंगलोर। सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल कहाँ काम करते मिलेंगे? बैंगलोर में। बैंगलोर के बाद अगर कोई नाम आता है तो आप कह सकते हो हैदराबाद, कुछ हद तक मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे आईटी सर्विसेज बहुत है, बट बैंगलोर में बहुत ज्यादा है। गुजरात एक ऐसा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है जहां पे सारे के सारे आईटी सर्विसेज के सेंटर आ जाए। तो मतलब कि वो कंपनी जो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं उनके लिए इस गिफ्ट सिटी में जुगाड़ किया गया है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, अब समझिए दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं इनके लिए जो रॉ मटेरियल है ना वो फिजिकल गुड के फॉर्म में नहीं होता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए आपको बिजली पैदा करनी है कोल पावर प्लांट से, तो आपको कोल चाहिए, कोयला चाहिए जो कि आपके पास आएगा। आपको बहुत सारे और दूसरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पानी चाहिए आपको। और कोयल पावर प्लांट के अंदर आप पहले कोयले को पल्वराइज करोगे, पानी को सुपर हीटेड स्टीम बनाओगे, ठीक है ना भाई, उसको बॉयल करोगे कोयले की हीट से, वो टरबाइन घुमाएगी, जनरेटर चाहिए, तो एक काफी ट्रिकी मैकेनिज्म चाहिए। इस आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री को और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो दो चीज ज्यादा जरूरी है। एक तो ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा डिजिटल हार्डवेयर, तो कंप्यूटर, इंटरनेट, इस प्रकार की चीजें, और उनको चलाने वाले लोग, ये दो सबसे बेसिक जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जरूरत है ही। टेक्नोलॉजी में, सर्विस सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो किसकी है? डिजिटल हार्डवेयर की और स्किल की। इन चीजों को यहां पे अवेलेबल कराना सरकार की जिम्मेदारी है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्योंकि टैलेंट तो जैसे जैसे वहां पे नौकरियां क्रिएट होंगी, जैसे जैसे वहां पे बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेज आएंगे, टैलेंट ऑटोमेटिकली आता रहेगा। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर पैसा मिलता है लोगों को तो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो बैंगलोर से छोड़ के लोग गिफ्ट सिटी में आके काम करने लगेंगे अगर उनको अच्छा पैकेज मिलेगा तो। समझ गए बात को। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, प्रॉपर ऑफिस होना जरूरी है, वहां पे कंप्यूटर्स के लिए हिसाब होना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक कॉल सेंटर को चलाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेंटर को चलाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। आप समझिए, वॉल स्ट्रीट अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हब, वहां पे जेपी मॉर्गन, मैरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली जैसे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनको जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने गिफ्ट सिटी में जाकर रख दिया। सिमिलरली इंडिया में वी कस्टमर जैसे कॉल सेंटर्स को काम करने के लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपने गिफ्ट सिटी में जाकर रख दिया। तो दुनिया का जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो सब आपने एक सर्विसेज सेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए। सर्विस सेक्टर कैसा कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि भाई इंग्लैंड में मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन बेचने वाली कंपनी है, वो इंग्लैंड में वॉशिंग मशीन बेचती है, लेकिन जिन लोगों ने इंग्लैंड में वॉशिंग मशीन खरीदी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उस कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे, और वो कॉल सेंटर एम्प्लॉय कहाँ बैठा होगा? अहमदाबाद की इस गिफ्ट सिटी में। समझ गया बात को। तो सर्विस सेक्टर भी यहाँ पे बेस्ड है। तो सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को चलाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा गिफ्ट सिटी में।
जब इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो ये डेवलप होगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज डोमेन। और कहीं ना कहीं जो गिफ्ट सिटी है वो गुजरात के इकोनॉमिक फेस को बदल कर रख देगी। गुजरात जो कि धंधे की फील्ड में सबसे आगे माना जाता है, बट कहीं ना कहीं आईटी के फील्ड में पीछे था। आईटी की फील्ड में भी गुजरात कर्नाटका जैसे स्टेट्स को पीछे छोड़ सकता है। अगर आप 2020 की बात करिए तो ऑलरेडी इस गिफ्ट सिटी में 225 यूनिट्स कंपनीज काम कर रही हैं, 12,000 प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इस सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और सिटी को एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके पहले फेज में ऑफिस स्पेस को डेवलप करना, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को डेवलप करना, स्कूल, होटल, क्लब। आप समझिए कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये वॉक टू वर्क के सिद्धांत पे काम करता है। वॉक टू वर्क समझते हो आप? कि भाई आप सुबह उठे, आपने अपने कपड़े पहने और पैदल चल के ऑफिस चले गए। मतलब जहां पे आपका ऑफिस है उस ऑफिस से बहुत पास आपका घर होगा, आपका फ्लैट होगा, उसके बहुत पास लॉन टेनिस खेलने की जगह है, क्रिकेट खेलने की जगह है, तो आपके इंटरटेनमेंट के साधन, क्लब, पब्स, बेसिकली इस गिफ्ट सिटी में हर चीज एक एंटरटेनमेंट की रिस्पेक्ट में जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर आप गिफ्ट सिटी से अहमदाबाद वाले की बात करिए तो इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था 2007 में, लेकिन एक्चुअल में जो इसका काम शुरू हुआ वो अक्टूबर 2011 में हुआ। चूंकि हुआ ये कि 2008 में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आ गई यूएसए में, और एक बहुत बड़ी फर्म थी लेहमन ब्रदर्स होल्डिंग इंक, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म थी, 1847 बनी थी। ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी। इसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया 2008 में। इसके 25,000 एम्प्लॉयज थे वर्ल्ड वाइड, ये बैठ गई। और इस प्रकार की आईटी सर्विसेज तो गिफ्ट सिटी में भी शुरू करने की बात हो रही थी। तो ऑलरेडी ये जो गिफ्ट सिटी थी इसको बहुत बड़ा धक्का लगा। बट चलिए, दुनिया आगे बढ़ती है, आगे बढ़े। अक्टूबर 2011 में फिर से इस गिफ्ट सिटी में काम शुरू हुआ, और इसका जो पहला मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर था, इसको उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2013 में इनॉग्रेट किया। और नरेंद्र मोदी जी खुद इस गिफ्ट सिटी के लिए बहुत जगहों से इन्वेस्टमेंट लेके आए। फरवरी 2014 में लोकसभा के इलेक्शन से पहले एक नेशनल समिट ली मोदी जी ने, और एक क्लोज डोर राउंड टेबल कराई गई जिसमें एसबीआई के, यूएस बेस्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, टाटा कम्युनिकेशन और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर लिए और कहीं ना कहीं ये बोला कि हाँ भाई, हम इस गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत काम हुआ है। लगभग 20% ओरिजिनली जितना इन्विसेज किया गया था उतना ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट इस सिटी का हो चुका है पिछले 10 सालों में। 2,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खत्म हो चुका है। 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है फेज वन में टारगेट तो किया गया था कि 30,000 जॉब्स दी जाएंगी, लेकिन अभी के लिए 10-12,000 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। 225 यूनिट्स में 14 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, लेकिन अभी भी जिस लेवल पे इन्वेस्टेज किया गया था ना गिफ्ट सिटी को, उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। 110 हाई राइज बिल्डिंग, 10 लाख जॉब सोची गई थी 2020 तक, वो हो नहीं पाया, क्योंकि 2008 में जो सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी उसमें तो हो पाना काफी मुश्किल था। यूनियन बजट ने इस प्रोजेक्ट की काफी मदद की है। जैसे 2015-16 में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय के, अरुण जेटली जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, इन्होंने बोला कि भाई इसी गिफ्ट सिटी में पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोला जाएगा। आप बोलोगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है? देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। एक चीज होती है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट क्या होता है कि आप दुनिया भर के लोगों को बता रहे हो कि अपने एसेट्स को कहां खर्च करो, अपने पैसे को कहां खर्च करो। तो यहाँ पे 4-5 बड़े बड़े मैनेजर बैठेंगे इस इंटरनेशनल सर्विसेज फाइनेंशियल सेंटर में, और हांगकांग में, चाइना में, यूएस में, यूके में, जापान में जो बड़े अमीर लोग हैं ना, उन अमीर लोगों को सुझाव देंगे कि आप अपना पैसा यहां खत्म करिए, आप अपना पैसा यहां खत्म करिए। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, बड़े बड़े लोगों को बताना कि आप अपना पैसा कहां खत्म कर सकते हो। अगर यूएस में किसी 2 कंपनी का मर्जर हो रहा है तो उनको मदद करना। आज की डेट में जब इंडियन बैंक्स का मर्जर होता है तो पता है कोई थर्ड पार्टी रोल प्ले करती है, तो मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी आके ये मर्जर करवाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करती है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्जर्स करवाती है बड़े बड़े बैंकों के, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसा जो कंसेप्ट है वो हमारे देश के इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में खोला हो जाएगा। पूरे चांस है जैसे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पूरी तरीके से शुरू होगा, बड़े बड़े जो जेपी मॉर्गन और आपके मैरिल लिंच जैसे ऑफिसेज हैं, गोल्डमैन सैक्स है, वो भी आके यहाँ पे ऑफिस खोल लेंगे। बाद में 2016 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये भी यहाँ पे वेव ऑफ कर दिए गए। 2017-18 में एक यूनिफाइड रेगुलेटर अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का। 2019 में और बहुत से टैक्स हॉलीडे, एयरक्राफ्ट लीडिंग, इस प्रकार की बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे।
समझ गए। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिली इस गिफ्ट प्रोजेक्ट्स को, बहुत से इन्वेस्टमेंट आए हैं। तो भाई दुनिया भर की कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो कि उन्होंने बोला है कि हम भाई इस गिफ्ट सिटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये फंड सिंगापुर के हैं, मॉरिशस के हैं। कहीं ना कहीं इसी गिफ्ट सिटी के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है 261 एकर्स का, जिसने 2019-20 में 4000 करोड़ की फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 20-21 में 3000 करोड़ की सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है। 2020-21 में 3000 करोड़ कोई बुरा फिगर नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा साल कोरोना के चक्कर में बर्बाद हो चुका है। फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि एक बुलियन एक्सचेंज भी खोला जा रहा है। आप बोलोगे बुलियन एक्सचेंज क्या होता है? जहां कमोडिटीज बेची जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड बेचा गया, सिल्वर बेचा गया, या गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बेचा गया, इसको आप बोलते हो बुलियन एक्सचेंज। तो बुलियन एक्सचेंज भी खोला जा रहा है। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्टॉक एक्सचेंज तक खोला जाएगा यहाँ पे गिफ्ट सिटी के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिलकर स्टॉक एक्सचेंज खोलेंगे, एमसीएक्स मिलके। तो मतलब कुल मिला के गिफ्ट सिटी में कुछ छोड़ा नहीं गया है, समझ गए ना भाई बात को, सब कुछ खोला जा रहा है यहाँ पे। एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी हब यहाँ पे खुला है। मतलब आप आईटी सर्विसेज को मिला दो और आप फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला दो, और इसके लिए जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक तक मदद कर रहा है। मतलब इस लेवल का अगर आप सपोर्ट दोगे किसी सिटी को तो डेफिनेटली वो सिटी आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे एग्लोमरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया को जरूरत है। दिस इज बेसिकली रियल स्मार्ट सिटी। अगर ऐसा कोई सेंटर खोल के हम जापान, लंदन और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज के साथ कंपीट कर पाए तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ी बात होगी, नो डाउट इन दैट। तो ये है गिफ्ट सिटी और ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अक्सर का न्यूज में आता है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपसे बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जो भी आपके वीडियो के बारे में व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अब तक नहीं किया है तो। गुड बाय।